हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस समझते हैं। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, सुनो। जब दो विलयन हो और एक कम सांद्रता वाला विलयन हो और एक अधिक सांद्रता वाला विलयन हो, ठीक है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब विलायक की गति होती है, यानी कि जल की गति होती है, तो उस फिनोमिना को हम ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल मतलब विलायक, विलायक की गति परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, पढ़ो तो क्या लिखा है। कम सांद्रता है ना, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल, जल यानी कि विलायक की गति परासरण कहलाती है। ठीक है बेटा, दो विलयन है जिनमें एक की सांद्रता कम है और एक की सांद्रता अधिक है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब जल की गति होती है, विलायक की गति होती है, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना, चलो चित्र से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, मान लो ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, ये इस तरह से दो सॉल्यूशन है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं सॉल्यूशन ए और इसको नाम दे देता हूं सॉल्यूशन बी। ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। ये जो हमने बीच में लगा रखी इसको नाम दे देते हैं SPM। ये क्या है? SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसकी खास बात ये होती है कि ये केवल विलायक यानी कि जल के अणु को ही पार होने देती है। ठीक है, केवल किसको पार होने देती है? जल के अणुओं को, विलायक के अणुओं को। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं हम इसमें दोनों तरफ कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल मिला लेते हैं, सॉरी सोल्यूट पार्टिकल। तो इधर मान लो कम पार्टिकल है, इधर थोड़े ज़्यादा बना देते हैं।
ठीक है बेटा। तो ये हो गए सोल्यूट, है ना। अपन चाहे तो हाँ ठीक है, सोल्यूट लिख लो। ये हो गया सोल्यूट, क्या हो गया, सोल्यूट। और ये जो वाइट कलर से बना रखा है ये समझ लो सॉल्वेंट है। ठीक है, ये जो इस कलर से बना रखे ये सोल्यूट पार्टिकल है, और ये जो व्हाइट कलर से बना रखे ये सॉल्वेंट है। अच्छा, आप देख के बताओ दोनों में से किस तरफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। देखो, इधर केवल 3 गोले बना रखे जबकि इधर 5-6, मतलब इधर सॉलिड पार्टिकल, इधर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। तो जिस तरफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होते हैं उस तरफ विलयन की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी सांद्रता अधिक है ना, बी की सांद्रता अधिक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन। जबकि जो ए वाला है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, जो बी वाला सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, और जो ए वाला है इसकी कंसंट्रेशन मिनिमम है, मतलब इसकी सांद्रता हो गई कम और इसकी सांद्रता हो गई ज्यादा, ए की सांद्रता कम और बी की ज्यादा। तो जो जल के अणु हैं, जो विलायक के अणु हैं, वो किस तरफ गति करेंगे, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर। ठीक है, इस तरह से ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके जो जल के अणु हैं यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, वो किस तरफ गति करेंगे, ए से बी की ओर। तो इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण। ठीक है। अच्छा, ये जो एसपीएम है ना, ये क्या है, एसपीएम को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना, ये सुअर के ब्लैडर से बनाते हैं, सुअर के ब्लैडर से, या फिर पार्चमेंट पेपर हो सकता है, पार्चमेंट अरे तेरी तो, पार्चमेंट पेपर से बनाते हैं, या फिर इसको सेलोफेन से बनाते हैं, सेलोफेन, डोलोफेन, है ना, इस तरह से। इस तरह के पदार्थों से ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बनाई जाती है ना, इस सुअर के ब्लैडर से या पार्चमेंट पेपर से या सेलोफेन, डेलोफेन, इस तरह के पदार्थों से ये बनी होती है। ठीक है, खास बात क्या होती है इसकी, कि ये केवल जल के अणु को ही पार जाने देती है। ठीक, नोट करो। तो मेरे हिसाब से आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब विलायक यानी कि जल के अणुओं की गति होती है तो इस घटना को हम परासरण कहते हैं। ठीक है ना, और जल के अणुओं की गति
SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर होती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी खास बात होती है कि ये केवल जल के अणु को ही अपने में से होकर जाने देती है, ठीक है ना। और ये किस चीज की बनी होती है, तो ये सुअर के ब्लेडर से बनी हो सकती है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, या फिर सेलोफेन डोलोफेन, इस तरह की चीजों से बनी हुई हो सकती है। आगे बढ़े, चलो अगला है ओस्मोटिक प्रेशर। अब हमको ये समझना है कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। सुनो, जैसे मान लो ये, फिर से हम दो सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड पार्टिकल बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये मान लो सॉल्यूशन ए है और ये मान लो सॉल्यूशन बी है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो ए से बी की ओर मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो किस तरफ मूवमेंट कर रहे थे, ए से बी की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे थे, है ना, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, है ना। ये कौन है बीच में, अर्ध पारगम्य झिल्ली, SPM। ये कौन है, SPM, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि जो जल के अणु हैं वो ए से बी की ओर मूवमेंट कर रहे थे, ए से बी की ओर गति कर रहे थे, किससे होकर, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक है। अब मान लो ये जो बी वाला सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, बी वाला सॉल्यूशन, इस बी वाले सॉल्यूशन पे मैं ऊपर से एक प्रेशर लगाऊं, ठीक है। बी वाले सॉल्यूशन पे मैं क्या लगाऊं, बी वाले सॉल्यूशन पे मैं एक प्रेशर लगा दूं, ठीक है। बी वाले सॉल्यूशन पे ऊपर से मैं एक प्रेशर लगा दूं, इस बी वाले सॉल्यूशन पे ऊपर से मैं क्या लगा दूं, प्रेशर लगा दूं, ठीक है, प्रेशर। इस बी वाले सॉल्यूशन पे मैं ऊपर से क्या लगा दूं, प्रेशर लगा दूं, दाब लगा दूं। तो मेरे दाब लगाने से मान लो कि वाटर की जो गति इस तरफ हो रही थी वो रुक गई, वाटर का जो मूवमेंट था वो रुक गया, ठीक है। मेरे दाब लगाने से वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था इस तरफ वो रुक गया, अरे यार, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले वाटर के जो मॉलिक्यूल थे वो इस तरफ मूवमेंट कर रहे थे, है ना। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल थे ये बी वाले सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट कर रहे थे, है ना, इस तरफ जा रहे थे। लेकिन मैंने ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया, तो जितना प्रेशर लगाया मैंने
इतना प्रेशर लगाया कि जल के अणुओं की गति उस तरफ जाना बंद हो गई। ठीक है, मैंने ऊपर से इतना प्रेशर लगाया कि जल के अणुओं की गति बी की तरफ जाना बंद हो गई, जल के अणु बी की तरफ जाना बंद हो गए। ठीक है ना, तो इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहां लिख दूं, वह दाब मतलब प्रेशर है ना, वह दाब प्रेशर जिस पर, वह दाब जिस पर जल के अणुओं की गति रुक जाए, वह दाब जिस पर जल के अणुओं की गति रुक जाए। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, वह दाब जिस पर जल के अणुओं की गति रुक जाए परासरण दाब कहलाता है ना, नोट करो। तो मेरे हिसाब से आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा, है ना। देखो बहुत आसान है, जल के अणुओं की गति ए से बी की ओर हो रही थी, लेकिन मैंने ऊपर से दाब लगा के इस गति को रोक दिया। ठीक है ना, तो वह दाब जिस पर जल के अणुओं की गति रुक जाती है उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, अच्छा अब परासरण दाब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब देख लें। इधर तो एक सवाल है, यहीं पे देखते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर को पता पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से, पाई से। ठीक है, अच्छा सुनो, आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है आपने? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी, यही होता है आइडियल गैस समीकरण। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में मैं यदि पी की जगह पाई रख दूं, पी की जगह क्या रख दूं? पाई रख दूं, है ना। देखो यदि P इक्वल टू पाई हो तो, ऐसा मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं कि यदि P पाई के बराबर हो जाए तो इस P की जगह क्या रख देंगे? पाई। तो ये हो जाएगा पाई V इक्वल टू एन आर टी, पाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी। अच्छा, ये जो एन है ये होते हैं मोल, है ना। ये जो आर है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और ये जो टी है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर, है ना। अच्छा, पी तो पता ही है प्रेशर होता है, और वी होता है वॉल्यूम। वी क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, इस इक्वेशन में पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन मोल्स होते हैं, आर गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, तो मैंने पी की जगह पाई रख दिया, ये मान के कि पी पाई के बराबर है, तो क्या हो गया? पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, अब पाई को यही रहने दो, वी को बटे में लेके आओ इसके,
तो पाई इक्वल टू वी को यहां से बट्टे में ले लो, तो ये हो गया n/v और आर टी। ठीक, अच्छा आपको याद है हम मोलरता पढ़ते थे, मोलारिटी, मोलारिटी क्या पढ़ते थे? मोलारिटी हम पढ़ते थे मोल अपान वॉल्यूम। मोलारिटी क्या पढ़ते थे? मोल अपान वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दो, अच्छा मोल को एन से रिप्रेजेंट कर दो और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया? n/v। तो यहाँ पे यदि m रख दें तो ये क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू m आर टी, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको m की बजाय c से बताते हैं। यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन होती है यानी कि जो मोलरता होती है उसको m की बजाय c से बताते हैं, है ना। तो अपन लिख लेते हैं, यदि m इक्वल टू c माना जाए तो, यदि m इक्वल टू क्या माना जाए? c माना जाए, तो इस m की जगह क्या रख लेंगे? m की जगह रख लेंगे c, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर टी। ठीक है, ये इससे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, पाई इक्वल टू सी आर टी, याद रहेगी बात। पाई इक्वल टू क्या है? सी आर टी। यहाँ पे सी को मोलर सांद्रता बोलते हैं, यहाँ पे सी को क्या बोलते हैं? मोलर सांद्रता। सी इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन या मोलर सांद्रता, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन हिंदी में बोलेंगे मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। ठीक है, नोट कर लो। चलो, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन से इसको आगे बढ़ा लो। पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन होता है। P इक्वल टू पाई मान लो, तो P को हमने पाई से रिप्लेस कर दिया तो हो गया पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से V को बटे में लाए तो हो गया n/v। जो n/v है ये मोलारिटी होती है। क्या होती है? मोलारिटी। इसी को आप मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन को m की बजाय c से डिफाइन किया जाता है, c से डिनोटेट किया जाता है ना। m की बजाय c से डिनोटेट किया जाता है। ठीक, तो m की जगह c रख लिया तो इक्वेशन हो गई पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक, इसमें पाई क्या है? इसमें ये जो पाई है ना इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। पाई को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर।
परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है ना। तो हमने ऑस्मोसिस समझ लिया कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल की गति परासरण कहलाती है ना। और ये गति अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होती है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परासरण दाब क्या होता है, तो ऊपर से जब एक दाब लगाने पर जल के अणुओं की गति रुक जाए तो उस दाब को क्या बोलेंगे, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे हैं। अब इसके ऊपर एक सवाल देख लें। चलो, सवाल है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। कितना प्रोटीन है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार पाया गया। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान बताइए, है ना। यहाँ पे ये प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक। चलो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई इक्वल टू सी आर टी। फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब इसमें सी क्या है, मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता को हम क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, मोलर सांद्रता को कैसे लिखते हैं, मोलर सांद्रता को ऐसे लिखते हैं, मोल अपान वॉल्यूम, ऐसा लिखते हैं, मोल अपान वॉल्यूम, ठीक है ना, मोल अपान वॉल्यूम इनटू आर टी, ठीक। अच्छा, अब मोल को क्या लिख सकते हैं, तो मोल को लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, वॉल्यूम यदि ml में हो, वॉल्यूम काय में हो, ml में, तो ऊपर 1000 लिख लेंगे। यदि वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या लिख लेंगे, 1000। लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल है लीटर में, तो ऊपर 1 लेंगे, है ना। अच्छा, इनटू आर टी। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब देखो, तो पाई, पाई कितना दिया, पाई कितना दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, वेट कितना दिया, वेट है 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम। अच्छा, 1.26 ग्राम वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो वो हमसे पूछ रहा है ना, ये जो मोलर द्रव्यमान है इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो वो हमसे पूछ रहा है, इनटू 1000। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, इसको आप समझ लो कि 200 ml दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब और ml एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, जितना सेंटीमीटर क्यूब में होता है उतना ही ml में होता है। तो आप ये समझ लो कि आपको जो सेंटीमीटर क्यूब दिया है वो ml दिया है, ठीक है ना। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml, तो मैं यहाँ पे 200 रख लूंगा, ठीक है। अब चूंकि ये ml था तो उसको लीटर करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऊपर 1000 लगा रखा है, ठीक। अच्छा, आर क्या लेंगे, आर लेते हैं 0.083। आर क्या लेते हैं, 0.083, याद रखना। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेंगे, 0.083। अच्छा, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, तो 300 केल्विन रख लो, ठीक। सारी चीजें हमने पुट कर ली। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो ऐसा करो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.26, और ये बटे में आ जाएगा 2.57 इंटू 10 की पावर -3।
ठीक है, 2.57 इंटू 10⁻³ 1000 बटा 200 इंटू 0.083 इंटू 300। ठीक, करो। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 61,022 ग्राम। कितना आएगा? 61,022 ग्राम। ठीक है, सोल्व कर लेना। कितना आएगा? 61,022 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। सोल्व कर लेना, हो जाएगा, कोई नहीं बात, नॉर्मल सा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। चलो, अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, परासरण के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, है ना। आइसोटोनिक को बोलते हैं समपरासरी। क्या बोलते हैं? समपरासरी। हाइपरटोनिक को बोलते हैं अतिपरासरी और हाइपोटोनिक को बोलते हैं अल्प परासरी। क्लियर? 3 तरह के होते हैं। परासरण के आधार पर, ऑस्मोसिस के बेस पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब समपरासरी, हाइपरटोनिक मतलब अति परासरी और हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासरी। क्लियर? अच्छा, देखो समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन बना रखा है। ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक, मैंने क्या करा, इस सॉल्यूशन में एक सेल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक सेल। मान लो ये एक सेल मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना। ये एक सेल है। क्या है? सेल। कोई भी सेल हो सकती है, जैसे आरबीसी हो सकती है ना, या किशमिश वगैरह हो सकता है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक सेल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सेल। समझ लो, सेल लाइक आरबीसी। सेल लाइक आरबीसी, है ना। अच्छा, अब बात को समझना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल और ये जो सॉल्यूशन है, सेल और सॉल्यूशन, इन दोनों की सांद्रता बराबर होती है। दोनों की सांद्रता बराबर होती है। दोनों की सांद्रता बराबर होती है, इसका मतलब है कि वाटर की जो गति है वो किधर भी नहीं होगी।
वाटर की गति किधर भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल और सॉल्यूशन की सांद्रता 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 ब्रैकेट में आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पाई। पाई मतलब परासरण दाब, समान सांद्रता समान होती है, ऐसा लिख लो आप, तो सांद्रता समान होती है। ठीक है, अब सांद्रता यदि समान है तो परासरण दाब भी समान होगा। नहीं भाई, हम परासरण दाब को क्या लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी आर टी। अब यहाँ पे जो पाई है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई यही मतलब हुआ ना, जो पाई है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि सांद्रता समान होगी तो परासरण दाब भी समान होगा, यदि सांद्रता समान होगी तो परासरण दाब भी समान होगा। ठीक है ना, तो सेल और सॉल्यूशन की सांद्रता समान होती है। अब सेल और सॉल्यूशन की सांद्रता समान है, इसका मतलब दोनों का परासरण दाब भी समान है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पाई इक्वल टू हम लिखते हैं सी आर टी, तो यहां से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के, मतलब जितनी सांद्रता उतना परासरण दाब। क्लियर, तो दोनों का परासरण दाब भी समान होगा। अच्छा, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है ना, सॉल्यूशन की सांद्रता सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होती है ना। अब सोचो, सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है मतलब सॉल्यूशन का परासरण दाब भी कैसा होगा, अधिक होगा, है ना। सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक है मतलब सॉल्यूशन का परासरण दाब भी कैसा होगा, अधिक होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूशन की सांद्रता कम होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता कम होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता कम होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का जो परासरण दाब होगा वो भी कम होगा। कुछ आ रहा है समझ में, देखो बहुत सीधी सी बात है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल और सॉल्यूशन दोनों की सांद्रता बराबर होती है, इसलिए जल का नेट मूवमेंट जीरो होगा। ठीक, अच्छा, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होती है। हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होती है। जब सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक होगी तो ये जो सेल है, इस सेल में से पानी बाहर आएगा, इस सेल में से पानी बाहर आएगा, तो ये सेल क्या होगी, और सिकुड़ जाएगी। ठीक, अच्छा, हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है इसकी सांद्रता कम होती है। हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन की सांद्रता कम होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता कम है मतलब सेल की ज्यादा है, तो इस वाले केस में क्या होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल फूल जाएगी। क्लियर, अच्छा, नोट कर लो, आगे बढ़े। अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, इसका उपयोग समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध किया जाता है ना। तो यहाँ पे लिख ले, इसके द्वारा
समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है या शुद्ध करते हैं, है ना। इसके द्वारा मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा समुद्री जल को शुद्ध करते हैं। होता क्या है, ऑस्मोसिस का एकदम उल्टा, ऑस्मोसिस का एकदम उल्टा होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने वाटर भर रखा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर भर रखा है। अच्छा, यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, नॉर्मल वाटर या प्योर वाटर, प्योर वाटर, शुद्ध जल, ठीक है। अच्छा, इस तरफ मान लो सी वाटर है। कौन सा वाटर है, सी वाटर। सी वाटर, ठीक है। इस तरफ प्योर वाटर, इस तरफ सी वाटर। अच्छा, सी वाटर में सॉल्ट भी होगा, सी वाटर में सॉल्ट भी होगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है भाई। सी वाटर में सॉल्ट तो होता है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट बना लेते हैं, लवण, ठीक है, ये सॉल्ट हो गया। अब सोचो, यदि मैं ऑस्मोसिस के हिसाब से देखूं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो उस तरफ मूवमेंट करता है जिस तरफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो यदि यहाँ पे ऑस्मोसिस होता तो ये जो वाटर है ये समुद्री वाटर की ओर गति करता। भाई हम क्या पढ़ते हैं कि जो विलायक होते हैं, जो वाटर के अणु होते हैं, उनकी गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती। तो इधर सॉल्ट है मतलब इधर सांद्रता अधिक होगी। तो यदि यहाँ पे ओस्मोसिस होता, क्या होता, ओस्मोसिस, तो वाटर की गति किस तरफ होती, साल्ट वाटर, ये सी वाटर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, कैसे, यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रेशर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर इतना होता है कि परासरण दाब से भी ज्यादा होता है। ये जो प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है ना। जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से बताते हैं ना अपन। तो इस तरफ से हम जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है। जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना, इस तरफ से जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। क्या होने लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में क्या होना चाहिए, गति इस तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गति उल्टी दिशा में होने लगती है। मतलब जो सी वाटर है उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ आने लगता है, ठीक है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ आने लगते हैं, ये ठीक। और यहां से हमको प्योर वाटर मिल जाता है, ये यहां से प्योर वाटर मिल जाता है, ठीक है, प्योर वाटर। बोलो समझ में आया, कुछ भी नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। कैसे होता है, इस तरफ जिस तरफ सी वाटर होता है उस तरफ क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, परासरण दाब से भी ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इस तरफ आने लगते हैं, प्योर वाटर की तरफ, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस से उल्टा हो गया ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमने इतना दाब लगाया कि वाटर के मॉलिक्यूल इधर आने लगे, मतलब ऑस्मोसिस उल्टा हो गया। तो इसलिए बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस द्वारा
समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, मतलब समुद्री जल में जो सॉल्ट होता है उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे भी बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। ये क्या है? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की। सेलुलोज एसीटेट से बनी। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस प्रोसेस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट से, है ना? नोट करो। तो मेरे हिसाब से आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, इसमें एक आखिरी चीज बची है, वान हाफ फैक्टर। तो कल के लेक्चर में मैं आपको वान हाफ फैक्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जय राम जी की।